Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to continue our fifth chapter of book second, that is changes and development in industrial society. और जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस से पहले या उस टाइम पे हमारी इंडस्ट्रीज़ में क्या कहाँ थी, कैसे थी, ठीक है. The first modern industries in India were cotton, jute, coal, mines and railways. जो हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो इंडस्ट्रीज़ थी वो मेनली कौन सी थी? कॉटन की, जूट, कोल्स, माइंस एंड रेलवेज़. तो ये जो कुछ इंडस्ट्रीज़ थी जो हमारी उस टाइम पे थी. फिर क्या हुआ स्टूडेंट्स कि आपको पता है कि इंडिया जो है वो 5 ईयर प्लान बनाते थे पहले, इंडियन की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, 5 साल की कि एक वो क्या होता था कि कुछ इनिशिएटिव लिए जाते थे और एक गोल सेट किए जाते थे कि हमने 5 साल में इस एरिया में डेवलपमेंट करनी है. तो इंडिया का जो सेकंड 5 ईयर प्लान बना उसमें मेनली उन्होंने फोकस किस में किया? सेकंड 5 ईयर प्लान इंडिया फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया. बिफोर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रीज़ वो लोकेटेड मेनली ऑन दी पोर्ट सिटीज़. तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या थी? जो इंडस्ट्रीज़ जो पोर्ट सिटीज़ हैं, पोर्ट सिटीज़ क्या होती हैं? जहाँ पर समुंदर के किनारे पे जो सिटीज़ होती हैं उन्हें पोर्ट सिटीज़ कहा जाता है, जैसे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता. तो यहाँ पर मेनली सिटीज़ थी क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता था तो वो सी रूट से ज़्यादा होता था. ओके, बट उसके बाद क्या हुआ? बड़ौदा, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, पुणे, फरीदाबाद, राजकोट, ये बहुत ही फेमस फिर क्या बन गई? इंडस्ट्रियल सेंटर्स बन गई क्योंकि डेवलपमेंट हो रही थी और इंडिया क्या कर रहा था? इंडस्ट्रियलाइजेशन में फोकस कर रहा था, ठीक है. तो उसके बाद इसका एक सब टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड चेंजेस इन इंडियन इकोनॉमी. कि आपको पता है कि 1990 से पहले जो थी वो प्रोसेस जो था इतना फास्ट नहीं था. बट 1990 के बाद जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, तो उन्होंने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया, ठीक है. तो इंडिया ने क्या किया? इन लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज़ को फॉलो किया जिससे हमारी इकोनॉमी में काफ़ी डेवलपमेंट हुई, ठीक है. सिंस द 1990s द गवर्नमेंट हैज़ फॉलोड पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन. तो उसमें क्या हुआ? लिबरलाइजेशन में प्राइवेट कंपनीज़ वर एनकरेज्ड. प्राइवेट जितनी भी कंपनीज थी उनको एनकरेज किया गया ताकि वो क्या करें? वो अपने बिजनेस एस्टेब्लिश करें, ठीक है. उससे पहले क्या होता था कि लाइसेंस मिलते थे तो उसका प्रोसेस बहुत ही क्या था? प्रॉब्लमेटिक था. लाइसेंस बहुत ही मुश्किल से इश्यूज़ होते थे, इसलिए इंडस्ट्रीज़ जो है एस्टेब्लिश नहीं होती थी. तो उसके बाद क्या हुआ? इनके जो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि रूल्स को ईजी कर दिया गया, आसानी से उनको इनवाइट किया गया कि आप क्या करो? बिज़नेस एस्टेब्लिश करो अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, ठीक है. और एमएनसीज़ जो थी, जो फॉरेन कंपनीज़ जो हम कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़, ठीक है, उनको भी क्या किया गया? एनकरेज किया गया कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करें और काम करें. और एक एग्जांपल है जैसे पार्ले ड्रिंक्स जो थी उसे कोको कोला ने ख़रीद लिया. कोको कोला फॉरेन कंट्रीज़ थी तो इंडिया में जब उन्होंने बिज़नेस एस्टेब्लिश किया तो पार्ले ड्रिंक्स ख़रीद के फिर वो अपना काम किया उन्होंने, ठीक है. अब जो पार्ले ड्रिंक्स थी इनका जो एनुअल टर्नओवर था वो 250 करोड़ था. तो कोको कोला का इसमें बुक में दिया है कि इनका एडवर्टाइजमेंट में ही 400 करोड़ ख़त्म हो जाता था, मतलब यूज़ हो जाता था. तो समझ लो कि कोको कोला कितनी ज़्यादा बड़ी कंपनी है जिसने इंडिया की पार्ले ड्रिंक्स को ख़रीद लिया था, ठीक है. अब एक और इसमें बॉक्स दिया हुआ है, उसमें तो मैंने उसको भी एक पॉइंट उनका बनाया हुआ है तो इसको भी समझेंगे हम. रिटेल चेन स्क्रैम्बल टू एंटर इंडियन मार्केट. जो रिटेल चेन है आपको पता है, जैसे बड़े बड़े रिटेल चेन है, जैसे वॉलमार्ट का नाम आपने सुना होगा, ठीक है. अब जैसे वॉलमार्ट क्या करती है? जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है, उन सबको वो ख़रीद लेती है,
ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर में जो प्रोड्यूस हुआ उन्होंने डायरेक्टली क्या करेंगे, फार्मर से खरीदेंगे, और मिडल मैन जितने भी होंगे उन सबको क्या करेंगे, वो हटा देंगे और डायरेक्टली किसानों से कम दामों में खरीद के बड़े बड़े शोरूम्स में, बड़े बड़े वो मतलब वो उनके जो होते हैं, जैसे वॉलमार्ट की मैंने बात बताई, तो वो क्या करेंगे, वो रिटेल करेंगे, मतलब डायरेक्ट कस्टमर वहाँ से खरीद सकेंगे। तो उनकी जो एंट्री है गवर्नमेंट ने उसमें काफ़ी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। उस अब ऐसा क्यों किया है, बिकॉज़ इंडिया में जो छोटे छोटे बिजनेस हैं, जैसे हमारे घर के बाहर आपने देखा होगा छोटी छोटी दुकानें हैं, सब्ज़ी की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, या छोटी छोटी दुकानें, वो सारे बिज़नेस जो है वो उन लोगों का ख़त्म हो जाएगा। तो इंडिया में क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा पैदा हो जाएगी। अगर उनके बिज़नेस ख़त्म हो जाएंगे, देखो इससे क्या होगा, वॉलमार्ट हमें चीज़ें अच्छी भी देगी और सस्ती भी देगी, जिससे कंज्यूमर का फ़ायदा होगा, पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। इसलिए क्या हुआ, रिटेल चेन स्क्रैम्बल मतलब वो उनको मुश्किलें आ रही हैं इंडियन मार्केट में एंटर करने के लिए। और वो क्यों एंटर करना चाहती हैं, क्योंकि इंडिया में देखो, कहते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन भी बहुत है, डेमोक्रेसी भी है, ठीक है, और डेवलपमेंट भी है, मतलब डिमांड भी है। तो 3D इंडिया में है। तो 3D का मतलब क्या है कि 3 जो चीज़ें मेन उनको चाहिए होती हैं वो इंडिया में अवेलेबल हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा सके, पर इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडियन कंपनीज़, जो इंडियन के छोटे छोटे बिज़नेस हैं, वो ख़त्म हो जाएँ। जैसे अब आपकी छोटे छोटे शोरूम्स हैं, जैसे रिलायंस ट्रेंड्स है, जैसे काफ़ी सारे ऐसे मल्टी शोरूम्स वाले होते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं। बट जो वॉलमार्ट टाइप्स जो होती हैं, जो आपके रिटेल सेक्टर में जो आना चाहते हैं, कि इनसे 1000 गुना या 100 गुना बड़े होते हैं, ठीक है। तो इनका यही नुकसान है कि ये चीज़ें तो सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दे देंगे कम दामों में, बट इनसे हमारा जो मिडिल मैन है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़ हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट, जो आपने लिए बहुत ही लेटेस्ट करंट टॉपिक है कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू सेल इट्स शेयर्स इन सेवरल पब्लिक सेक्टर कंपनीज, अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो उनकी कंपनीज़ हैं वो अपने शेयर्स बेच रही है, या तो कंपनी बेच रही है या कंपनीज़ के शेयर्स बेच रही है। और जब गवर्नमेंट कंपनीज़ के शेयर्स बेचे जाते हैं उसे डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे LIC के गवर्नमेंट 20% शेयर्स क्या कर रही है, वो शेयर मार्केट में उतार रही है, जिसे IPO कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि जब लोग उसके शेयर्स को खरीदेंगे, गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, ठीक है। तो मतलब अभी गवर्नमेंट के पास जो है वो क्या चल रहा है, मतलब पैसे की कमी है, तो इसलिए वो क्या कर रही है, अपनी कंपनीज बेच रही है। जैसे रेलवेज़ जो है वो घाटे में चल रही है, तो रेलवेज़ के भी उसमें भी डिसइन्वेस्टमेंट चल रहा है। तब डिसइन्वेस्टमेंट से होता क्या है, जब गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी में शेयर्स खरीद लेती है प्राइवेट कंपनी, तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी जॉब में काफ़ी खतरा जाता है, ठीक है। मैनी गवर्नमेंट वर्कर्स आर स्केर्ड दैट आफ्टर डिसइन्वेस्टमेंट दे विल लूज़ देयर जॉब्स। तो वो अपने जॉब्स क्या करेंगे, खो देंगे। अब ऑब्वियसली सी बात है कि प्राइवेट कंपनी क्या होगी, उनको प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो आपको पता है गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी एज़ कंपेयर टू प्राइवेट तो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो प्राइवेट कंपनीज़ क्या करती हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रखती हैं, मतलब परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो बहुत कम रखती हैं, और छोटे मोटे कामों के लिए क्या करती हैं, वो आउटसोर्स करती हैं, ठीक है। मोर एंड मोर कंपनीज आउटसोर्सिंग देयर वर्क टू स्मॉलर कंपनीज़। वो क्या करती हैं, स्मॉलर कंपनीज से मतलब एम्प्लॉयज़ हायर कर, जैसे ठेके पे काम करा लिया। अब ठेके पे जब वो बड़ी बड़ी कंपनीज काम कराएंगी, ठीक है, तो छोटी छोटी जो कंपनीज होंगी जो उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगी, तो वो लेबर की कॉस्ट क्या होगी, बिल्कुल कम होगी, ठीक है। लेबर की जब कॉस्ट कम उनको पड़ेगी तो उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, मेन एम्प्लॉयज़ कम रखती हैं और बाकी काम भी क्या करती हैं, आउटसोर्स कर लेती हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।